हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। संतोषी आईएएस की तरफ से दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर शुरू करने चल रहे हैं। जो आपका आय दृष्टि है उसका जो हमने वन लाइनर था उसका एमसीक्यू के फॉर्म में अपलोड कर दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाइए। 2 पार्ट में है, वो दोनों देख लीजिएगा। जो आपके मैगजीन में वन लाइनर दिया था उसका एमसीक्यू हमने कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय प्रदेश है, जो अंतर्राष्ट्रीय होगा, इन सभी का हम एक एमसीक्यू के फॉर्म में क्रिएट किए हैं। यहाँ पर आपका एक सिंगल स्क्रीन ही यूज होगा, डबल स्क्रीन नहीं। सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो बच्चे नए जुड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा आय दृष्टि इसी मेथड से करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सिर्फ आय दृष्टि ना पढ़ें, इसको याद भी कर लें पूरी तरह से। याद कैसे होगा? जब आप एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कर लेंगे तो तब आपको याद हो जाएगा। अब इसी एमसीक्यू को हम टेलीग्राम पर क्विज के फॉर्म में देखते हैं, वहां पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप क्विज के फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल स्क्रीन में ले लिया। डबल स्क्रीन में अभी दिखाने के लिए किस प्रकार से हमने ये बनाया है। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। अब देखिए इसमें यहाँ लिखा गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव को एक साथ कराए जाने से है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लोकसभा, राज्य, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय। अब देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में समकालिक चुनाव का चक्र किस वर्ष टूट गया। मतलब जो साइमल्टेनियस चुनाव चलता था, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, किस वर्ष से ये टूट गया, क्योंकि पहले भी ये एक ही साथ होता था। तो लगभग 1967 के आसपास, 1951 से 52 से 1967 तक ये चला था। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना होगा। इससे क्या होता है, काफी बच्चे इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन बच्चों के द्वारा हमेशा कमेंट आता है कि इस प्रकार करवाने से याद हो जाता है। अब चलते हैं, हम एक सिंगल स्क्रीन लेते हैं। जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको तो आसानी होगी, और जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे, हम इतना डिटेल में बता देंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इस पीडीएफ को भी मिलेगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं, हम एक सिंगल स्क्रीन में लगभग 170 प्लस क्वेश्चन है, इन सबको कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है आपके पेपर में। अब देखिए दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश। मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ूंगा, क्योंकि अगर दोनों पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश वाला देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव एक साथ करवाने कराए जाने से है। जो अभी एक स्कीम लाई गई थी, एक कमेटी गठित की गई थी कि जो इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, या नगर पालिका प्रधानी, ये सब वाला चुनाव, उनको एक साथ करवाया जाए। तो कौन कौन सा एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है, तो मतलब कौन कौन सा चुनाव एक साथ कराए जाने हैं। तो कौन कौन सा चुनाव है, लोकसभा, जो अभी पीछे 3 महीने पहले हुआ था, विधानसभा और स्थानीय निकाय, ये तीनों चुनाव क्या होगा, एक साथ कराए जाने के विचार किया जा रहा है। इस पर एक कमेटी भी गठित की गई, अभी आगे सब भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब कुछ आप पढ़िए। देखिए हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ बना दिया गया है। ठीक है, भारत में समकालिक चुनाव का चक्र किस वर्ष टूट गया था। तो किस वर्ष टूट गया था, 1967 में। 51-52 से जो स्टार्ट हुआ था, 1967 तक जाते जाते एक साथ जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था, वो चक्र टूट गया था 1967 में जाते जाते। अब चलते तीसरा क्वेश्चन क्या बना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, भारत में बार बार होने वाले चुनाव के चक्र को समाप्त करने की सिफारिश किस निकाय ने की थी। तो ये किस निकाय ने की थी, मतलब बताया कि इस जो बार बार चुनाव किया जाता है इसको समाप्त किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
या फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसीलिए मैं ऑप्शन के लिए लाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं और आप यहाँ पर बता पाएं। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको इसमें नीचे आंसर भी दे दिया करिए। मैं दोनों ही दे दूंगा, पहले मैं जो पीडीएफ डालूंगा उसमें आंसर नहीं रहेगा, इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं जिसमें आंसर रहेगा उसको भी डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो ये बताइए, तो ये किसकी रिपोर्ट थी? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट थी। प्लीज जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे, हम पूरा आय दृष्टि इसी मेथड से हम करवा देंगे। ठीक है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ही सिफारिश की थी एक साथ चुनाव करवाने से। कौन सी रिपोर्ट है, अभी वो भी आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ ऑन व्हिच डेट, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई? तो वो किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई? तो कौन सा तिथि है? वो 18 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया? जो एक उच्च स्तरीय समिति बनी उसकी अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, तो इसमें कितनी मतलब सदस्य थे? तो ये जो उच्च स्तरीय समिति थी इसमें सब मिला के 8, अध्यक्ष को अगर ले लिया जाए तो इसमें 8 लोग थे। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने किया था? रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे, वही थे, यही किए थे। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य थे? अब पूछ रहा है इसमें कितने सदस्य थे, तो अगर सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष को भी मिला दिया जाएगा तो 8 सदस्यीय समिति थी। तो कितनी सदस्यीय समिति थी? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय समिति थी। जो अगर रामनाथ कोविंद जी को मिला जाए तो 8 हो जाएगा, अगर वैसे देखा जाए तो 7 सदस्य थे। तो याद रखेंगे 7। एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ कौन कौन से लोग थे ताकि आपको याद रहे कौन कौन से लोग थे। पहले नंबर पे अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे ही। और अगर सदस्य की बात करें तो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, तो याद रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी ये थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? गुलाम नबी आजाद। ठीक, गुलाम नबी आजाद ये बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन है ये। ठीक है, गुलाम नबी आजाद। तीसरे नंबर पे कौन है? वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, याद रखिएगा एन के सिंह ये भी हैं। ठीक है, एन के सिंह ये भी हैं। चौथे नंबर पे कौन है? लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप। किसी का भी नाम रख सकता है कि इसमें कौन कौन से नहीं है, कौन है? तो डॉक्टर सुभाष कश्यप, क्योंकि अभी ये बहुत ही सुर्खियों में है, पूछ सकता है। 4 हो गए। 5वें नंबर पे 7 में बताऊंगा। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है? वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, याद रखेंगे हरीश साल्वे भी इस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, 6वें नंबर पे कौन से? 6 नंबर पे संजय कोठारी, पहले ये बहुत ही जो मुख्य सतर्कता आयोग है उसके मुखिया थे। ठीक है, तो संजय कोठारी, याद रखिएगा संजय कोठारी। और 7वें नंबर पे कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल, ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ठीक है, तो अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, मेघवाल ये मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो ये गृह मंत्री गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, ये 7 सदस्य थे। और एक डॉक्टर रामनाथ मतलब वो सॉरी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 7 सदस्य थे। अब देखते हैं यहाँ पर किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने बार बार चुनाव की अंत करने की सिफारिश की थी? तो देखिए अभी कौन? लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो किस रिपोर्ट में? 117वीं रिपोर्ट में, याद रखिएगा 170 रिपोर्ट में। अब अगर आप पढ़ेंगे दूसरी बार ये बुक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के अनुसार चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे ये आपको बताना है। तो चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कितने चरणों में? 2। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के चरण में कौन से चुनाव होंगे? तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव के चरण में कौन से चरण पहले होंगे? ठीक है,
कौन से चुनाव पहले होंगे? तो ये राज्य विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो पहले होंगे। स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन जो होगा वो पहले होगा। इसके बाद 100 दिन के भीतर ही आप कौन सा चुनाव होगा, जो स्थानीय चुनाव होता है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद चेयरमैन, ये कुछ भी हो, वो वाले चुनाव होंगे। ठीक है। अब देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव में पहले चरण के कितने दिनों बाद भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने जाएंगे। ठीक, तो स्थानीय निकाय चुनाव कितने दिनों के? 100 दिनों के भीतर। याद रखिएगा, कितने दिनों के भीतर? 100 दिनों। मतलब लोकसभा इलेक्शन हो गया, राज्यसभा इलेक्शन हो गया, इसके बाद आगे आने वाले 100 दिन मतलब 3 महीने के बाद है आपका कौन सा इलेक्शन होगा? स्थानीय इलेक्शन होगा, जिसमें आपका ये नगर पालिका हो गया, नगर निगम वाला हो गया, या प्रधानी वाला, ये सब चुनाव कराए जा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की अवधि से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद की अवधि से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा संसद की अवधि से संबंधित है? ये संसद की अवधि पूछ रहा है, तो संसद की अगर अवधि पूछे जाए तो संसद की अवधि के लिए 83 आर्टिकल नंबर बताएंगे। कौन सी? आर्टिकल नंबर 83 बताएंगे। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अगर हम पूछे 172 किससे रिलेटेड है, तो 172 किससे रिलेटेड है? राज्य विधान मंडलों की। ठीक है, स्टेट असेंबली जो होती है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा गया 172, तो 172 राज्य विधानसभा के अवधि से, और ये आर्टिकल 83 किससे? संसद की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि Which article of the Constitution will need to amended for one nation one election first phase? करें, एक राष्ट्र एक चुनाव के पहले चरण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? 82A। याद रखेंगे, 82A में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कितनी शर्तें पूरी करनी होगी? तो कितनी शर्तें पूरी करनी होगी? जो आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें 2 शर्तें पूरी करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसी से सवाल है। अब देखिए, कौन एक राष्ट्र एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो जो अभी सदस्य बनी है, हमने क्या करा, 8 सदस्य थे अध्यक्ष को लेके, तो उसमें कौन है नहीं? ठीक है। तो इनके सिंह अभी हमने पढ़े, हरीश साल्वे पढ़े हैं, संजय कोठारी भी पढ़े हैं, लेकिन रघुराम राजन हमने नहीं पढ़ा है। तो ये डी वाला आंसर सही होगा। यहाँ देखें, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस चरण के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी? तो किस चरण के लिए? तो यहाँ पर कौन सा चरण होगा? दूसरे चरण के लिए। याद रखेंगे, दूसरे सेकंड फेज के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का सचिव कौन था? देखिए, सदस्य सब बने थे, लेकिन एक सचिव भी बनाए गए थे। ठीक है, तो उस सचिव का नाम क्या था? उन सचिव का नाम था नितेन चंद्र। याद रखेंगे, नितेन चंद्र सचिव थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, किस संवैधानिक अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किया गया है? तभी हमने क्या बताया, राज्य विधानसभाओं की अगर अवधि का उल्लेख किया गया है तो 172 में किया गया है। ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा के जो लोकसभा होता है उसकी अवधि का उल्लेख 83 में किया गया है, अभी हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 72 होगा आंसर। ठीक है, कौन सा? 72। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य जिसके कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को कम करना, तो कौन क्या है? बार बार जो चुनाव होता है उसी के व्यवधान को कम करना था। ठीक है, क्या क्या? बार बार चुनाव के व्यवधान। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पीएम आशा स्कीम के बारे में देखते हैं। अब देखिए, पीएम आशा योजना को मूल रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी पीएम आशा? देखिए, क्योंकि पीएम आशा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसको पीएम आशा जो योजना है उसको वो एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। कब पेश हुआ था? 2018 के बजट में पेश हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कौन सा ईयर होगा? 2018 का जो बजट आया था उसी में पीएम आशा योजना को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है पीएम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखेंगे, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलवाना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, पीएम आशा किस बजट घोषणा के अंतर शुरू की गई थी। कौन सा बजट था, अभी हमने बताया पीएम आशा को बजट 2018 के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब देखिए, 2024 की मंजूरी के अनुसार वर्ष 2025 से 26 तक पीएम आशा पर कितना व्यय होने का अनुमान है। जो अभी इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है। तो कितना व्यय होने का अनुमान है, 35,000 करोड़ रुपए। याद रखेंगे कितना, 35,000 करोड़ रुपए इस पर व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम आशा का घटक नहीं है। अब देखिए, इसमें तीन वो चार लगभग घटक हैं। ठीक है, तो पीएम आशा के जो जो घटक हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से घटक हैं। कौन कौन सा घटक है, एक पीएसएस है जिसको कहते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम ये पीएम आशा का घटक है। कौन नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पीएसएफ है। पीएसएफ क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहाँ पे है, ये है, ये भी है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है एमआईएस। एमआईएस मतलब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है, बाजार हस्तक्षेप योजना ये होता है। तो ये तीनों होता है पीएम आशा का घटक, लेकिन उर्वरक सब्सिडी योजना ये पीएम आशा का घटक नहीं होता है। अब इसमें चार घटक होते हैं। ठीक है, चार घटक शामिल किए गए हैं, तो वो चौथा घटक कौन सा है, तो चौथा घटक कौन सा है, पीडीपीएस। ठीक है, तो पीडीपीएस क्या है, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। क्या नाम है इसका, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस का नाम है। ठीक है, तो वो चौथा है, अभी आगे भी आएगा तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, पीएम आशा का घटक उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है, किसके स्थिरीकरण में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये बताइए किसके स्थिरीकरण में मदद करता है, तो किसके, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्राइस स्टेबलाइजेशन कोष। ठीक है, इसमें मदद करता है। जैसे देखते हैं, पीएम आशा के अंतर्गत पीएसएस का अर्थ क्या है, तो पीएसएस का अर्थ पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम। अभी हमने पढ़ा था प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस का अर्थ है, ऊपर ही हमने पढ़ा था प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस, इसी के अंतर पीएम आशा के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में स्कीम देखते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पूछ रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जनजातीय ये अभियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है इसमें, तो ये जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए। तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, इनहेंसिंग द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका मेन मकसद कौन सा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान का। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, इस योजना के तहत लगभग कितने जनजातीय गांवों को लाभ मिलेगा, तो कितने जनजातीय गांवों को लाभ मिलेगा, तो लगभग 63,000 गांवों को लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लगभग कितने जनजातीय लोगों को लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, कितने गांवों को लाभ होगा, यहाँ पे कह रहा है कितने लोगों को लाभ होगा। तो कितने लोगों को, 5 करोड़ लोगों को, जो जनजातीय लोग 5 करोड़, उनको लाभ होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग फॉर्म में ले लिया, मतलब अलग अलग सिंगल सिंगल क्वेश्चन लिया है, वहां पर आपके स्टेटमेंट में भी दे सकता है। ठीक है, जैसे यही स्टेटमेंट में दे देगा कि 63,000 लगभग गांव इसमें लाभान्वित होंगे, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को फायदा होगा। तो ये सब ऐसे बना के पूछ सकता है, तो हमने सभी कुछ ले लिया। इसीलिए प्लीज आप सब अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं करवाता। ठीक है, एक एक लाइन का क्वेश्चन बना देता है। आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम पूरा आई दृष्टि इसी फॉर्म में करवा देंगे, और क्विज भी हमको आपको टेलीग्राम पे करवा देंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ प्लीज शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है,
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कुल बजट कितना परिव्यय किया गया है? ठीक है, तो बजट कितना लगाया गया है इसमें, तो कुल अभियान बजट कितना है? 79,156 करोड़। ठीक है, 79,156 करोड़ बजट इसमें लगेगा। सेंटर का हिस्सा कितना होगा? लगभग 56,333 करोड़ रुपए होगा और 22,823 करोड़ रुपए किसका होगा? ये राज्य का हिस्सा होगा। इस योजना में कुल बजट केंद्र का हिस्सा कितना होगा? तो कितना होगा? 56,333। ठीक है, इतना किसका? केंद्र का हिस्सा होगा। और इसमें कि इसके अंदर के कितने ब्लॉक और कितने जिले शामिल हैं? अभी हमने कहा था लगभग 66,000 क्या होंगे, वो 63,000 गांव शामिल होंगे। अब पूछ रहा ब्लॉक और जिले कितने शामिल होंगे, तो इसमें ब्लॉक कितने होंगे और जिले कितने होंगे? जिले की बात हम करते हैं, लगभग कितने जिले होंगे? 549। ठीक है, 549 जिले होंगे और 2,740 ब्लॉक होंगे। ठीक है, शामिल। ये किसके? पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। अब देखिए इस अभियान के तहत 25 कार्यक्रमों को कितने मंत्रालयों क्रान्वित करेंगे? तो ये जो इसमें 17 मंत्रालय, इसमें कितने कार्यक्रम चलेंगे? 25 कार्यक्रम चलेंगे और इन 25 कार्यक्रम को किसके? 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, 17 मिनिस्ट्री द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 गृह प्रवासों को किस मंत्रालय के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा? अब देखिए जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, स्वदेश दर्शन उसका एक स्कीम चलता है पर्यटन मंत्रालय का, उसी के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों, होम स्टे जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसी में आ गया इस मिनिस्ट्री ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अनुसूचित एसटी की कितनी संख्या है पूछ रहे हैं। तो भारत में एसटी की जनसंख्या कितनी है? 10,45 करोड़। ठीक है, कितना है? 10,45 करोड़ एसटी की जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने जनजातीय समुदाय मान्यता प्राप्त हैं? तो लगभग कितने? 700 से 500 अधिक जो हैं ये मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए बायो राइड स्कीम BOE3 पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है। बायो राइड का पूर्ण रूप क्या है? पहले बायो राइड का पूर्ण रूप देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो पहला वाला आंसर सही होगा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है बायो राइड का। ठीक है, बायो राइड का पूर्ण रूप क्या है? यही है। अब देखते हैं बायो राइड योजना के अंतर्गत किन दो योजनाओं का विलय कर दिया गया है? तो जिसमें दो योजनाओं का विलय कर दिया गया था, कौन कौन सी वो दो योजनाएं हैं जिनको विलय कर दिया गया है? तो ये कौन सी योजना है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास। ठीक है, R&D। तो कहाँ पे है यहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कौन है? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, औद्योगिक उद्यमिता विकास। यही इसी दो को, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसी दो का विलय कर दिया गया है किसमें? बायो राइड में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ बायो राइड योजना को कौन सा नया घटक जोड़ा गया है? तो इसमें कौन सा नया घटक जोड़ा गया है बायो राइड वाले में? तो क्या जोड़ा गया है? बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए इसी में क्या करा है, बायो राइड योजना किस अवधि के लिए लागू की जाएगी? जो बायो राइड योजना है इसको 2021-22 से 25-26 के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखें 2021-22 से 2025 और 26 के बीच में लागू की जाएगी बायो राइड योजना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सी वाला मत लगाइएगा, बी वाला सही होगा। अब देखिए बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो योजना लाई जा रही है उसका क्या काम है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? इसका काम है प्रमोट इनोवेशन एंड बायो इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बी वाला आंसर प्रमोट इनोवेशन एंड बायो इंटरप्रेन्योरशिप इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बायो E3 नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? बताइए।
व्हेन वाज द बायो E3 पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो कब ये मंजूरी दी गई ये बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये कब मंजूरी दी गई? 24 सितंबर 2024 को। ठीक है, याद रखेंगे 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई। ठीक है, ये 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर कहीं पे चौ सॉरी 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त, सितंबर नहीं अगस्त, ठीक है, तो 24 अगस्त को मंजूरी दी गई। 41 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए बायो E3 नीति पर फोकस कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? देखिए बायो नीति पर 6 व्यापक क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। वो 6 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला कौन सा क्षेत्र है? क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर। याद रखेंगे कौन सा है? क्लाइमेट रेजिस्टेंस रेजिलियंट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर इसका मतलब होता है आपका जलवायु लचीली कृषि। ठीक है, तो जलवायु लचीली कृषि। अब फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन, इसका मतलब कार्यात्मक खाद्यान्न और स्मार्ट प्रोटीन, ये दूसरा है। ठीक है, तो 6 क्षेत्रों पर ये फोकस करता है। 2 तो हो गया। तीसरा कौन सा होगा आपका? कार्बन कैप्चर। कौन सा होगा? कार्बन कैप्चर पर भी और इसके उपयोग पर भी फोकस करता है। चौथा क्या है? फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। याद रखेंगे भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? चौथा हो गया आपका। और पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया आपका बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम। ठीक है, पांचवा कौन सा हो जाएगा? बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम। और छठवां क्या हो जाएगा? प्रिसीशन बायो थेरेपिटिक्स। ठीक है, तो याद रखेंगे बायो थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे और ये बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम भी याद रखेंगे। तो ये पांचवा हो जाएगा और ये छठवां हो जाएगा। तो ये जो आपका बायो E3 नीति मुख्य फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, यही 5-6 क्षेत्र आप याद रखेंगे। अगर हिंदी में एक वर्ड में बोला, यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है, आपके बुक में हिंदी में दिया होगा जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, पहला याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कार्यात्मक खाद्य और स्मार्ट प्रोटीन। तीसरा याद रखिएगा सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स याद रखेंगे। चौथा याद रखेंगे जलवायु लचीली कृषि। पांचवा याद रखेंगे कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग। भविष्यवादी समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान, ये बायो E3 का कार्य है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत से क्वेश्चन है। बायो E3 नीति बायो विनिर्माण की मुख्य भूमिका है। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका कर रहे हैं किसकी है? ठीक है, तो इसमें बताइए मुख्य भूमिका कितनी है, किसकी है? तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन की है। ठीक है, याद रखेंगे एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियलाइजेशन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, बायो E3 नीति के तहत कितने व्यापक फोकस क्षेत्र हैं? तो अभी हमने बताया था कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्रों पर यह फोकस करता है। ठीक है, अब अभी आपको हमने बायो राइट का फुल फॉर्म बता दिया था। बायो E3 का फुल फॉर्म क्या होगा? E3 मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, याद रखेंगे बायो किससे मतलब लिख दीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आप याद रखिएगा। और बी बायो E3 है ना, ऐसे लिखा जाता है बायो E3। अब E3 का मीनिंग होता है, एक ई माने होता है इकोनॉमी। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा रहेगा। और ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट होता है, और एक ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पहला होता है इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इन्वायरमेंट। तीसरा होता है क्या होता है आपका? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो तीसरा ये पहला इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो तीनों बायो E3 होता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले बायो E3 का मीनिंग क्या होता है। तो बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी बताइए, और तीनों E3 का मतलब बताइए इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। ये 6 बिंदुओं पर फोकस करता है। अब बताइए नमो भारत रैपिड रेल से जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम देखते हैं।
भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है? तो अभी ऊपर ही पढ़े हैं, नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट देखते हैं, 16 सितंबर 2024 को नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था। ठीक है, तो ये कौन सा आपका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच संचालित होगी? तो ये किन दो शहरों के बीच? गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच में ये संचालित होगी, नमो भारत रैपिड रेल। अब देखिए, ये नमो भारत जो रैपिड रेल है, ये किस प्रकार से भिन्न है मेट्रो से? अब देखिए, जो मेट्रो होता है, क्या होता है मेट्रो में? मेट्रो जो होता है आपका, वो एक सिटी के अंदर ही संचालित होता है। जैसे आपका आगरा मेट्रो आगरा में होगा, दिल्ली मेट्रो दिल्ली में हो गया, ठीक है, लखनऊ मेट्रो लखनऊ में। लेकिन जो ये रैपिड रेल है, ये इंटरसिटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर में भी इंटर करता है। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद और भुज बता दिया। ठीक है, तो ये जो रैपिड रेल है, इसका थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है मेट्रो के कंपेयर में। ठीक है, तो याद रखेंगे अहमदाबाद और भुज। नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से नमो भारत रैपिड रेल का क्या अलग करता है? तो अभी हमने बताया, इसे अंतर शहर कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया। इट इज डिजाइन फॉर इंटरसिटी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर मतलब शहर से बाहर भी ये जाता है। ठीक है, यह कारण केवल शहर में गलत है, धीमी गति से भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस संगठन ने डिजाइन और निर्मित किया है? तो भारत की जो पहली वंदे भारत है, पहले वंदे भारत क्या बनती थी? बैठने वाली, लेकिन अब स्लीपर बन रहा है। तो किसने ये डिजाइन किया था? तो किया BEML। ठीक है, याद रखिएगा, BEML लिमिटेड ने डिजाइन डिजाइन किया है। अब देखिए, यहाँ भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब लॉन्च की गई थी? तो पहली अगर भारत की ट्रेन याद रखिएगा, सितंबर 2024 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब लॉन्च की गई थी? 1 सितंबर 2024 को। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर है। वंदे भारत एक्सप्रेस पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसका ये उत्कृष्ट उदाहरण? तो ये मेक इन इंडिया, क्योंकि ये स्वदेशी निर्मित है सभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नमो भारत रैपिड रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी केंद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ना। मान लीजिए, जैसे जो शहर है आपका, उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र, जैसे दिल्ली वाला मेट्रो आप देखे होंगे, दिल्ली वाला जो मेट्रो है, गाजियाबाद भी जोड़ देता है। ठीक है, उधर गुड़गांव भी जोड़ देता है। ठीक है, और इस मतलब गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सब एरिया को कवर कर देता है। मतलब शहर के बाहर भी नोएडा भी जोड़ देता है। ठीक है, तो शहर के बाहर भी इस साइड मतलब एरिया को, जैसे गुड़गांव हरियाणा वाला एरिया, नोएडा उत्तर प्रदेश वाला, गाजियाबाद वाला, ये सबको जोड़ देता है। तो मेट्रो इसका थोड़ा सा और ब्रॉड चला जाएगा। ठीक है, जैसे मेरठ वाला रैपिड रेल आप एग्जाम्पल सुने होंगे। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो शहर के निकटवर्ती केंद्रों को जोड़ता है। अब देखिए, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्च की किस मेजबानी शहर ने की थी? जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्च मेजबानी किस शहर ने? बंगलोर ने की थी। किसने किया था? बंगलोर ने। अब देखिए, मिशन मौसम है। अब देखिए, मिशन मौसम क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि जो क्लाइमेट बढ़ रहा है, इसको सही ढंग से लोगों के बीच सूचनाएं बनाने के लिए, मतलब देने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो मिशन मौसम लॉन्च किया गया है, इसमें अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के यंत्र लगाए गए हैं, AI टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ताकि चाहे जो किसान हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सभी को सूचनाएं समय पर और सटीक एक्यूरेसी के साथ मिले। अब देखिए, मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? तो मिशन मौसम का उद्देश्य पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करवाना। ठीक है, तो बिल्डिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया। ठीक है, तो जो हमारा क्लाइमेट है, उसको सही एक्यूरेसी प्रदान करना। अभी इसको आगे आएगा तो पूरा देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा क्यों ये लाया गया। मिशन मौसम का मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है? तो मिशन मौसम कौन से कार्यालय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है?
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिशन मौसम के लिए 2 वर्षों का बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो 2 वर्षों का जो बजट है वो कितना निर्धारित किया गया है? लगभग 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2000 करोड़ रुपए ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मिशन मौसम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से शामिल है? तो ये कौन सा एक मतलब संस्थान है जो मिशन मौसम को बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रहा है? तो कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकोलॉजिकल मेट्रोलॉजी पुणे। अभी इसमें 3 और शामिल है, अभी वो आगे बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कारण मौसम की भविष्यवाणी के लिए मिशन मौसम कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये एआई का उपयोग किया और मशीन लर्निंग के का उपयोग करके सटीकता बताई जाती है। ठीक है, तो एआई और मशीन लर्निंग का। अब देखते हैं यहाँ पर मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर सटीकता के लिए मिशन मौसम को कौन सी प्रणालियों में शामिल की जाएगी? तो ये कौन सी प्रणालियों में ये शामिल की जाएगी, किया जाएगा? ठीक है, तो बताइए। तो ये अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियां इसमें शामिल, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम शामिल किया जाएगा। जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं तब तक एआई कैसे यूज करेगा? ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मिशन मौसम में शामिल नहीं है? अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं लगभग 3 संस्थान यहाँ पर शामिल हैं। ये तीनों जो संस्थान है मिशन मौसम में, ये कौन कौन से हैं? तो तीनों संस्थान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मिशन मौसम में कौन से संस्थान शामिल है और नहीं है। तो पहला इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये तो शामिल है आपका अभी। और ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, ये भी आपका शामिल है। इसरो नहीं इसमें शामिल है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ये याद रखिएगा, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों आपके, अगर मौसम मिशन मौसम में देखा जाए तो ये तीनों ही शामिल है, लेकिन इसरो इसमें शामिल नहीं। तो यहाँ पर सी आंसर, तो तीनों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मिशन मौसम नागरिकों और हितधारकों से किससे निपटने में मदद करेगा? तो ये बताइए किससे निपट, अब अभी वही आया जो मैं बताना चाह रहा था कि जो एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पड़ रहा है, मौसम की चरम घटनाएं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा। क्योंकि जो अभी का कंडीशन है वो कंडीशन बहुत ही बेकार कंडीशन, अभी तो थोड़ा सा सही चल रहा, आने वाले 20 से 25 साल में कंडीशन बहुत ही खराब होने वाली है। ठीक है, क्यों? जब अगर हो सकता है सही हो जाए, अगर गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही, गवर्नमेंट का ही काम नहीं है इनिशिएटिव लेना, ये पब्लिक का भी काम है, क्योंकि गवर्नमेंट एक जगह पेड़ लगा के उसकी रखवाली नहीं कर सकती। ठीक है, वो पब्लिक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई पेड़ लगाए और उसकी रखवाली किया जाए। ठीक है, तो मतलब उसको काटा, पब्लिक ही काटती है। ठीक है, पेड़। अब देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, ठीक, तो ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को टैकल करने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। बेहतर मौसम निगरानी के लिए मिशन मौसम किस उच्च स्तरीय प्रणाली को शामिल किया जाएगा? तो जो बेहतर मौसम निगरानी के लिए किस उच्च स्तरीय प्रणाली को शामिल किया जाएगा? इसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, याद रखेंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को शामिल किया जाएगा, मतलब सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। मिशन मौसम का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। तो ये भारत सरकार द्वारा कब? 11 सितंबर 2024 को स्वीकृत की गई थी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर जो क्वेश्चन बने हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु एनसीएपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर और PM10 और PM2.5 के स्तरों में कितनी कटौती का लक्ष्य है? तो ये कितनी कटौती? लगभग 20 से 30% की कटौती का लक्ष्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीईपी के तहत कितने शहरों को लक्षित किया गया है? तो लगभग कितने शहरों को लक्षित किया गया है? तो 130 शहरों को लगभग लक्षित किया गया है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को शुरू करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो जो आपका जो स्वच्छ वायु ये सर्वेक्षण चल रहा है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है? तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों को रैंकिंग के लिए कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों को रैंकिंग के लिए कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर। अब ऐसा नहीं किया जा जहाँ की जनसंख्या वहाँ ज्यादा है, मतलब वहाँ तो ज्यादा वायु खराब रहेगी है ना, ठीक है। और जहाँ पर जनसंख्या कम है, जैसे सिक्किम हो गया, मेघालय हो, यहाँ पर जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर हमेशा डिवाइड किया जाता है, सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डाल दिया जाता है, ठीक है। पहले जनसंख्या देखी जाती है, कहाँ किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो ये स्वच्छ वायु जो रैंकिंग है, ये जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा कब की गई थी? तो बताइए ये परिणामों की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो ये 7 सितंबर 2024 को की गई थी, याद रखिएगा 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा किस दिन के साथ की गई थी? तो ये की गई थी नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, ठीक है। तो आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का घोषणा किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? तो ये किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा ये प्रदान किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में कौन सी उपाधि दी जाती है? तो कौन सा उपाधि दिया जाता है? स्वच्छ हरित शहर, ठीक है। तो कौन सी उपाधि इसमें दिया जाता है? तो ये हरित नहीं, स्वच्छ वायु शहर होगा, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर सिटी का अवार्ड दिया जाता है, याद रखेंगे ए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वायु गुणवत्ता के आधार पर यूएनसीपी शहरों की रैंकिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? ये कौन सी पहल शुरू की गई? तो वही पूरा निचोड़ वही है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पहल शुरू की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन क्यों ये सुर्खियों में आया? क्योंकि नेचर ने जो एक मैगजीन है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था? पहले यही याद रखिएगा ये कब शुरू किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताइए क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज और भारत के खुले शौच से मुक्त बनाना, ठीक है। तो याद रखिए यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त करना स्वच्छ भारत मिशन का यही मेन उद्देश्य है, ठीक है। और स्वच्छता रखना। अब देखिए किस वैश्विक विज्ञान जर्नल ने 2024 में स्वच्छ भारत मिशन पर एक लेख प्रकाशित किया था? तो ये नेचर ने, ठीक है। ये शिशु मृत्यु दर और ये किस पर? स्वच्छ भारत मिशन पर एक लेख प्रकाशित किया गया था नेचर के द्वारा, ठीक है। यहाँ लिखा गया स्वच्छ भारत मिशन नेचर लेख का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका मुख्य फोकस क्या था? शौचालय निर्माण और भारत में शिशु शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो याद रखिएगा शौचालय निर्माण और शिशु मृत्यु दर जो नेचर में लेख प्रकाशित हुआ था, इसी पर फोकस था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अध्ययन के अनुसार भारत में शौचालयों की बेहतर पहुंच शिशु मृत्यु दर पर कैसे प्रभाव डालती है? तो बताइए कैसे प्रभाव डालती है? अगर भारत में शौचालय की अगर बेहतर व्यवस्था पहुंच जाए तो शिशु पर कैसे प्रभाव ये डालेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आईएमआर में कमी हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसमें कमी हो जाएगी, मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब 80 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। नेचर अध्ययन के अनुसार जो आया था अभी, नेचर का स्टडी आया था, उसके अनुसार कर रहे हैं शौचालय तक पहुंच में हर 10% वृद्धि पर आईएमआर में कितनी कमी दर्ज की जाती है? आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर।
अगर 10% हर जगह वृद्धि कर दिया जाए शौचालय की, मतलब शौचालय बना दिया जाए, तो आईएमआर में शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी दर्ज की जा सकती है? 0.9% की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 80 नंबर 1 का क्वेश्चन कह रहे हैं कि शौचालय तक पहुंच में हर 10% वृद्धि पर U5MR मतलब 5 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं कितनी कमी होगी जो होती है। ठीक है, अगर वहां पर पूछा था कि अगर शिशु मृत्यु दर और यहाँ पर अगर 10% वृद्धि कर दिया जाए तो जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो कितना होगा, कितनी कमी हो जाएगी? 1.1%, मतलब यहाँ ज्यादा हो जाएगी कमी। ठीक है, अगर 10% की वृद्धि शौचालय बनाने में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अध्ययन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान से प्रतिवर्ष कितने नवजात शिशुओं की जान बचाई जाती है? तो कितने शिशुओं की जान बचाई जाती है? लगभग 60,000 से 70,000 शिशुओं की जान बचाई जाती है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन किस प्रकार के कार्यक्रम के रूप को वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम होता है? तो यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम होता है। बिहेवियर चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम से संबंधित है स्वच्छ भारत मिशन। सिंपल ही होगा आपका। ये 85 नंबर का देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय यहाँ पर क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है, ये कॉमा नहीं रहेगा, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसका केंद्रीय विषय है। क्या है? स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसका केंद्रीय विषय है। याद रखिएगा 2024 का केंद्रीय विषय। ठीक है, यहाँ देखते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन कब किया जाता है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2000 मतलब कब किया गया? तो इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया। तो 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक ये किया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही होगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किन मंत्रालयों द्वारा? अब मंत्रालय पूछ लिया तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, बी वाला ऑप्शन होगा, इसी के द्वारा किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? जो स्वच्छता ही सेवा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छता और सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करना। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहले इसमें यही पूछेगा भारत का विधि आयोग, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब ये किस प्रकार की बॉडी है? कौन से प्रकार की बॉडी है? सांविधिक बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है? आपको बताना होगा। तो ये किस प्रकार की बॉडी है? तो याद रखेंगे ये हमेशा एक लॉ कमीशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, गैर संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है, क्या है? गैर सांविधिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं, गैर सांविधिक बॉडी है। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो 23rd कमीशन के बारे में यही पूछा गया है, भारत में 23वें विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो लॉ कमीशन का 23rd लॉ कमीशन फॉर्म कब हुआ था ये भी बताइए। तो ये कब फॉर्म हुआ था? तो याद रखेंगे ये 2 सितंबर 2024 को, 2 सितंबर 2024 को किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये अभी आगे भी देखेंगे। अब देखिए 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का? अभी देखिए आपके पेपर में यही पूछ सकता है ये कौन सा विधि है, कौन सा लॉ कमीशन है। ठीक है, वो मतलब फॉर हाउ मेनी टेन्योर इज द 23rd लॉ कमीशन है, तो इसका टेन्योर कितने साल का होगा? इसका टेन्योर 3 वर्ष का होगा। ठीक है, 3 वर्ष का, 3 इयर्स का। अब देखिए भारत में विधि आयोग के गठन को कौन मंजूरी देता है? अब देखिए इसको मंजूरी कौन देता है? ठीक है, इसको तो मंत्रालय कौन है? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय अधिसूचना के द्वारा इसका गठन करता है, लेकिन इसको मंजूरी कौन देता है ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसको राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, सी प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति इसको मंजूरी देते हैं। अब देखिए भारत के विधि आयोग का कार्य क्या है? अब देखिए ये तो बन गया,
अब इसका कार्य भी पूछ सकता है, इसका कार्य क्या होता है? तो जो कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को सुधार की सिफारिश से करना, तो मतलब कानूनी रूप से सिफारिश करना, किसी कानून की सिफारिश देना, या कानूनी अनुसंधान रिसर्च, कंडक्ट लीगल रिसर्च और रिकमेंड रिफॉर्म ऑफ टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका यही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विधि आयोग का मुख्यालय। अब पूछेगा कि लॉ कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या पूछ सकता है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं ये याद रखना है। तो कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, याद रखेंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष भी होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अब देखिए 23वें विधि आयोग के अधिकतम कितने अंशकालिक सदस्य हैं? तो कितने अंशकालिक सदस्य हैं? एक देखिए, एक होता है पार्ट टाइम मेंबर, अंशकालिक मतलब जो पार्ट टाइम, और वो फुल टाइम मेंबर थे। तो पार्ट टाइम कितने हैं? तो 5 अंशकालिक, 5 पार्ट टाइम मेंबर हैं। अब देखिए, भारत में विधि आयोग के गठन की अधिसूचना किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? ये देखिए, विधि आयोग के गठन की सूचना किस विभाग द्वारा? तो अभी हमने बताया था, विधि और न्याय मंत्रालय की विधि कार्य विभाग द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, लॉ एंड इसी के द्वारा इसका अधिसूचना गठित करने की अधिसूचना जारी की जाती है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है? ठीक है, जैसे अभी हमने मिशन मौसम पढ़ा था, उसमें क्या था कि जितनी भी गतिविधियां होंगी मौसम से संबंधित, उनको एक एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू एक्यूट जानकारी देना। ठीक है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे मौसम संबंधी। उसी प्रकार ये जो डिजिटल कृषि मिशन है, ये है पूरी तरह से डिजिटलाइज करना। ठीक है, मतलब ये क्या करना है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसको क्या है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। यहाँ पे कह रहा है, कृषि के संबंध में केंद्रीय बजट जो 2023-24 में क्या घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर क्या घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर घोषणा की गई थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल कृषि मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है, मतलब टोटल आउटले कितना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए, कितना है? तो 2817 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन को कब मंजूरी दी गई? ये मंजूरी कब दी गई? 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई। डिजिटल कृषि मिशन के 2 मूलभूत स्तंभ क्या हैं? तो इसके 2 मूलभूत स्तंभ पूछ रहा है। इसका 2 मूलभूत स्तंभ है, एग्रीटेक स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर डीपीआई का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण क्या का लक्ष्य क्या है? तो डीपीआई का उपयोग करके, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण का लक्ष्य होना क्या, मतलब है क्या? तो है क्या, 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि रजिस्ट्रियों का अद्यतन करना। ठीक है, टू अपडेट रजिस्टर ऑफ 6 करोड़ फार्मर्स एंड देयर लैंड। ठीक है, डीपीआई का यही उपयोग है। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल कृषि मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगर डिजिटल है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया ही जाएगा, तो प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि का रूपांतरित करना। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा टफ लगा के ही बनाया जाता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वहां पर दे देगा, आप कर लें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस वित्तीय वर्ष में कितने जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? तो कितने जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? लगभग 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। एग्री स्टैक में पेश की गई किसान आईडी का उद्देश्य क्या है? इसमें जो किसान आईडी है दिया जाएगा, उसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रदान करना। ठीक है, तो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान पर टू प्रोवाइड रिलीवेबल
रिलायबल डिजिटल आइडेंटिटी फॉर फार्मर, ठीक है। तो मतलब एक आइडेंटिटी प्रदान करना, आईडी मतलब एक आइडेंटिटी प्रदान करना फार्मर को, ठीक है। किसान आईडी के निर्माण के लिए किन राज्यों की प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं? तो किसान आईडी निर्माण के लिए किन राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं? तो कहाँ पर ये संचालित की गई हैं, ये बताइए। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन में कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा? तो डिजिटल कृषि मिशन में कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा? ब्लॉकचेन, याद रखेंगे, ब्लॉकचेन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका? ब्लॉकचेन का भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सी वाला आपका दोनों ही सही होगा, ठीक है। 109 नंबर, 3 वर्षों में डिजिटल रूप से पंजीकृत किसानों की संख्या का लक्ष्य कितना है? ठीक है। तो 3 वर्षों में डिजिटल रूप से पंजीकृत किसानों की संख्या का लक्ष्य क्या, मतलब कितने किसानों को हम डिजिटल रूप से प्रशिक्षित मतलब पंजीकृत कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द गोल ऑफ द नंबर ऑफ फार्मर डिजिटली रजिस्टर इन द 3 years, कितना है? तो ये बताइए, 11 करोड़, याद रखिए 11 करोड़ किसानों को डिजिटल रूप से रजिस्टर करना है, ठीक है। इस मिशन का डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एकीकृत डाटा बेस का परिणाम होगा, ठीक है। मतलब जो डाटा आएगा, मतलब अब तो मान लीजिए वो डाटा आ गया तो उसका क्या परिमाण होगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, कई डाटाबेस और प्लेटफॉर्म का उन्मूलन हो जाएगा। जब कई डिजिटल हो जाएगा तो बहुत सारे जो डाटा होंगे फालतू इधर उधर पड़े होंगे, वो सब क्या होगा, खत्म होके एक में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, घर की जब सफाई होती है तो जब सामान हर जगह रख दिया जाता है तो क्या होता है, जो बिखरा सामान होता है वो एक जगह चला जाता है तो घर थोड़ा सही लगता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी डाटा नहीं, बहुत से डाटा यूज होते हैं, तब सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे बहुत कॉपी यूज होता होगा बहुत सारी, तो वो सब डिजिटल हो जाएगा तो वो सबका कोई काम नहीं रहेगा, यही यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए, किसान आईडी को किस प्रकार के डेटा से जोड़ा जाएगा? तो किसान आईडी को भू अभिलेख, जो भू अभिलेख, पशुधन, उनके पास पशुधन कितना है, स्वामित्व कितना है, बोई गई फसल कितना है, यही सब, लैंड रिकॉर्ड, लाइव स्टॉक ओनरशिप, क्रॉप शो, यही सब आपको वो वहां पर दिखाया जाएगा फार्मर में, ठीक है। मतलब जो आईडी रहेगी। डिजिटल कृषि मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये इसको कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, ये तो ये कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये कृषि मंत्रालय जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका मुख्य लाभ होगा जटिल कागजी कार्रवाई के बिना लाभों और सेवाओं तक परिचित। अभी जो हमने बताया, जो बहुत सी कागजी कार्रवाई होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा डिजिटली से। अब देखिए कि मिशन में कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की क्या भूमिका है? तो इसमें क्या भूमिका हो सकती है? तो क्या भूमिका इसमें है, किसानों को समय पर अब विश्वसनीय जानकारी प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब देखिए वहां पर डिजिटल कृषि मिशन के अंदर किस प्रकार के सर्वेक्षण किए जाएंगे? तो किस प्रकार के सर्वेक्षण यहाँ पर किए जाएंगे डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत? तो यहाँ पर किस प्रकार के सर्वेक्षण किए? तो डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी किसान आईडी बनाने की योजना है? जो 2024-25 में कितनी किसान आईडी बनाने की योजना बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी किसान आईडी? 6 करोड़, ठीक है। 6 करोड़ किसान आईडी बनाने की योजना बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब लॉन्च किया जाएगा? तो राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण ये कब लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वर्षों के भीतर, ठीक है। राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब लॉन्च किया जाएगा? 2 वर्ष के भीतर ही लॉन्च कर दिया जाएगा, ये बजट में बताया गया था। मिशन के तहत विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्रों के लिए कौन सा पैमाना निर्धारित किया गया है? तो पैमाना कौन सा निर्धारित किया गया है? 1:1000, ठीक, वो 10,000, ठीक है। 1:10,000 पैमाना निर्धारित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर
डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण क्या प्रदान करेगा? तो ये क्या प्रदान करेगा? अभी इसको करने के बाद अगर जब आप वो पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है? क्योंकि अब आपको या मैगजीन पढ़ने के बाद इसको कॉपी निकलवा लीजिएगा, इसको करिएगा, ठीक है? हर एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान, ठीक है? तो साइंटिफिक तरीके से सब कुछ करना, ठीक है? कृषि को डिजिटल डीपीआई का यही मेन उद्देश्य है, ठीक है? अब देखिए, 2025-26 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण द्वारा कितने जिलों आच्छादित जाएगा? तो कितने जिले आच्छादित किए जाएंगे, बताइए? तो 2025-26 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण द्वारा सभी जिले ले लिए जाएंगे, जितने भी जिले हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, सेमीकॉन इंडिया, दूसरा है सेमीकॉन इंडिया मिशन से संबंधित है। सेमीकॉन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण को वैश्विक केंद्र बनाना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम कुल कितना पैसा व्यय लगेगा? तो यहाँ पर कुल लगभग 76,000 करोड़ लगेगा। कितना? 76, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में लिए 76,000 करोड़ लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के साणंद में स्वीकृत अर्धचालक इकाई का नाम, देखिए 3 जगह इकाई ये चालू हुई है, ठीक है? कहाँ कहाँ पर? एक आपका गुजरात के साणंद में, ठीक है? दूसरा कहाँ पर? आपका असम में, ठीक है? तीसरा कहाँ पे? आपका धौला गुजरात में, ठीक है? तो 2 जगह कहाँ पर? 2 जगह गुजरात में, 1 जगह असम में, ठीक है? एक धोलेरा में गुजरात सेमीकंडक्टर 5 स्थापित किया जाएगा, एक असम में अर्धचालक इकाई स्थापित किया जाएगा, ठीक है? और एक साणंद में भी अर्धचालक इकाई स्थापित किया जाएगा। तो अभी सबके बारे में हम देखते हैं। तो गुजरात के साणंद में स्वीकृत अर्धचालक इकाई का नाम क्या है? तो इस अर्धचालक इकाई का नाम है क्यांस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। याद रखेंगे, इसका क्या नाम है? क्यांस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, क्यांस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित अर्धचालक इकाई की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या होगी? तो जो ये मतलब स्थापित किया जा रहा है, इसकी उत्पादन कितने चिप्स निकाल सकता है एक दिन में? तो कितना? 60 मिलियन चिप्स। याद रखिएगा, इसकी उत्पादन, दैनिक उत्पादन क्षमता पूछ रहा है, तो दैनिक उत्पादन क्षमता क्या होगा? 60 मिलियन चिप्स, ठीक है? बहुत ज्यादा, याद रखिए 60 मिलियन चिप्स की क्षमता होगी। अब देखिए, गुजरात के धोलोरा में, अब देखिए कहाँ पर? गुजरात के साणंद में ये स्थापित किया जा रहा है। तीनों याद रखेंगे, ये चिप वाला इंडस्ट्री कहाँ स्थापित? गुजरात में 2, एक कहाँ पर? असम में। गुजरात के धोलोरा में अर्धचालक फैब्रिकेशन प्लांट में कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो ये जहाँ पे ये गुजरात के धोलोरा में अर्धचालक फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, ठीक है? धोलोरा गुजरात में स्थापित होगा। तो ये कह रहा है कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो ये कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो याद रखेंगे, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापित करेगी। अब देखिए यहाँ पर, अब तक भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के साथ कितनी अर्धचालक इकाइयों को स्वीकृति दी गई है? तो अभी कितनी दी गई है, ठीक है? तो कितनी दे दी गई है? तो ये 5 दे दी गई है। याद रखिएगा, 5 दे दी गई है, जहां 3 तो अभी शुरू हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मोरी गांव असम में अर्धचालक इकाई के लिए निवेश कितनी राशि है? तो जो मोरी गांव में स्थापित हो रही है, उसके लिए कितनी है? 27,000 करोड़। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ द सेमीकंडक्टर यूनिट मोरी गांव असम? कितना है? 27,000 करोड़, ठीक है? अब देखिए, साणद, 3 जगह हम नाम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तीनों जगह नाम याद रखिएगा। एक साणद पढ़ रहे हैं जो गुजरात में, धोलेरा पढ़ रहे हैं जो गुजरात में है, एक मोरी गांव, कहाँ पर पढ़ रहे थे? मोरी गांव, जो असम में है। तीनों जगह याद रखिएगा। साणद गुजरात में OS80 सुविधा स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी शामिल है? तो ये बताइए, साणद जो गुजरात में OST सुविधा, तो ये अभी कौन हम बता रहे थे? रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। तो रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन यही करेगी, ठीक है? अब देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बीच साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा साझेदारी किया गया? अमेरिका के द्वारा। तो उद्देश्य बता रहे हैं कि लक्ष्य क्या है? वैश्विक अर्धचालक परिस्थितियों तंत्र को विकसित और विविधता लाना। तो टू डेवलप द डाइवर्सिटी 5 ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है? अब देखते हैं, धोलेरा गुजरात में अर्धचालक 5 की क्षमता कितनी होगी? तीनों नाम याद रखिएगा, जहां जगह जगह बस
तो ये धुलोरा गुजरात वाला कहाँ है, अर्धचालक 5 की क्षमता कितनी होगी, तो इसका लगभग 50,000, ठीक है, WSPM होगा। कितना, 50,000। यहाँ पर देखिए सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम कब स्वीकृत किया गया था, तो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में स्वीकृत किया गया था। धुलेरा में अर्धचालक 5 के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कौन सी कंपनी साझेदारी कर रही है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कौन सी कंपनी साझेदारी कर रही है, तो ये पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कर रही है। अब यहाँ पर देखिए साणद गुजरात में OSAT सुविधा के लिए निवेश राशि कितनी है, तो इसकी निवेश राशि कितनी है, तो ये जो साणद गुजरात में है तो ये कितनी है, 7,600 करोड़ रुपए, याद रखिए 7,600 करोड़। मोरीगांव असम में अर्धचालक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो मोरीगांव असम में अर्धचालक इकाई की उत्पादन क्षमता कितना है, 48 मिलियन चिप्स पर डे, याद रखिएगा 48 मिलियन चिप्स पर डे है, ठीक है। अब देखिए किस अधिनियम ने अर्धचालक विकास के लिए ITSI कोष का निर्माण किया है, तो बताइए ये किस, ये याद रखेंगे चिप्स एक्ट, ठीक है, चिप्स एक्ट के तहत अर्धचालक विकास के लिए ITSI कोष का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये मतलब ये अमेरिका का एक अधिनियम है, चिप्स एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं 29 फरवरी 2024 को कितनी अर्धचालक इकाइयों को स्वीकृत दी गई है, तो कितनी अधिकृत, तीनों कहाँ है, साणद में, धुलेरा में और असम के मोरीगांव में, ठीक है। अब देखिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन का कार्य क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, इसका एक ही कार्य है, इलेक्ट ये टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ इतना ही लिखा गया, शायद चौथा नंबर वाला कट गया है, तो इसका मतलब यही, मतलब इसका मेन टारगेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर डेवलप करना, ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है सेमीकंडक्टर, तो ये यही है, लगता है वही वही क्वेश्चन है क्या, हाँ इंग्लिश में है, ठीक है। भारत में सेमीकंडक्टर प्राथमिक मिशन कार्य क्या है, अर्धचालकों के और डिस्प्ले और परितंत्र के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करना, ठीक है, तो यही मेन उद्देश्य है, सी वाला, ये तो सिंपल ही है। CG पावर द्वारा स्थापित साणद गुजरात में अर्धचालक इकाइयों की क्षमता दैनिक चिप उत्पादन की क्षमता का क्या है, ठीक है, तो ये कितना है, तो दैनिक मतलब ये कहाँ का कह रहा है, साणद गुजरात में अर्धचालक इकाइयों की अपेक्षित दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये बताइए साणद गुजरात वाला, तो ये 15 मिलियन चिप्स है, याद रखिएगा 15 मिलियन। अब देखिए 140 देखिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की भूमिका क्या है, तो बताइए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका क्या है, स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही है सेमीकंडक्टर लगाने की, उसमें नोडल एजेंसी कौन सी होगी, आपका यही डिजिटल मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखिए इंडिया एंड इट्स फ्लैग, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का एक 75वां मतलब समारोह था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था फर्स्ट टाइम, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का मुख्य रंग है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का मुख्य रंग क्या है, तो नीला है, ब्लू है। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय का अर्थ क्या है, तो याद रखिए यतो धर्मस्ततो जय का अर्थ क्या है संस्कृत श्लोक का, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, जहां धर्म है वहां जीत है, याद रखेंगे इसका अर्थ क्या है, जहां धर्म है वहां जीत है, बी वाला आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय 2025 में कौन सी महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है, तो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, 75 एनिवर्सरी मना रहा है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह कब अनावरण किया गया, तो ये कब किया गया ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तो ये कब किया गया, 1 सितंबर 2024 को, तो 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक और ध्वज अनावरण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज के चारों ओर वृत्ताकार डिजाइन का उद्देश्य क्या है, तो जो चारों ओर वृत्ताकार डिजाइन है उसका उद्देश्य क्या है,
तो उसका उद्देश्य है कानून के महत्व को बढ़ावा जोर देना, कानून के महत्व पर जोर देना, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घटना मनाई गई? तो याद रखिए 2024 में, तो कौन सी, तो याद रखेंगे ये सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, तब तो इतना क्वेश्चन मैं बार बार पढ़ देता हूँ एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कि वो पूरा टॉपिक आपको याद हो जाता है। ठीक है, याद करने का यही बेस्ट तरीका है, उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बना पाए उसी से बना लीजिए और वही पढ़ लीजिए, वैसे ही याद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मेंस में आपको लिखना होता तो मैं थ्योरी में पढ़ाता, आपको ऑब्जेक्टिव में ही रखना है, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, चाहे आरओ दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि ताकि आप ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ें, उसी की तरह याद भी हो जाए। ठीक है, तो प्लीज, अगर मुझे ये पीपीटी बनाने में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहता हूँ प्लीज अगर इसको आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा और मैं काफी जल्दी जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, जिला न्यायाधीश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा क्या जारी किया गया? तो बताइए, जिला न्यायाधीश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा क्या जारी किया गया? एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट। ठीक है, ये जारी किया। अब देखिए वर्धमान पोर्ट उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है तो ये देखते हैं। बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास कब किया गया? तो ये बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास कब किया गया, इसको बताइए। ये इसको कब किया गया? 30 अगस्त 2024 को है, 30 अगस्त 2024 को इसका शिलान्यास किया गया। बाढ़वन पत्तन कहाँ पर है, ये कहाँ पर, ये बताना। पालघर महाराष्ट्र है बाढ़वड़ पत्तन। ठीक है, अब देखते हैं बाढ़वन पत्तन परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो 76,200 करोड़, इसकी 220 करोड़। ठीक है, बाढ़वन पत्तन की स्थापना के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? इसके लिए कौन सा प्राधिकरण, यानी बाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जिम्मेदार है। ठीक है, बाढ़वर पत्तन को किस प्रकार के पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किस प्रकार के? ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में कुल कितने महापत्तन है? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने? 12 महापत्तन है। ठीक है, कितने महापत्तन है वर्तमान में भारत में? 12 महापत्तन है। अगर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसे देख लीजिए कौन कौन से हैं, याद रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पोर्ट कहाँ पर है? ये कोलकाता हल्दिया साइड। ठीक है, तो कोलकाता हल्दिया में। पारादीप कहाँ पे? अगर मैं पारादीप, ऐसे देखिए मैं ये बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए श्यामा प्रसाद है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पारादीप, ऐसे में लिख देता हूँ तो आप समझ जाइएगा। पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में है। इसके बाद कहाँ पे आपका जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जाएगा। काम राज जर। ठीक है, याद रखिएगा, काम राज रर पत्तन। ठीक है, तो ये कामराज रज पत्तन कहाँ पे है? काम राजर। ठीक है, काम राजर पत्तन कहाँ? तमिलनाडु में है। चेन्नई पत्तन यही है, तमिलनाडु में बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहीं पे एक है बीओ चिदम्बरम, चिदम्बरा नार पत्तन। ठीक है, तो ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। मेजर पोर्ट बता रहा हूँ। दीनदयाल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है दीनदयाल। मुंबई, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। मुरगांव कहाँ? बहुत बार पूछा जाता है। मुरगांव गोवा में है, गांव से गोवा याद रखिएगा। नव मंगलूर कर्नाटक में, मंगलूर से याद रखिए। कोचीन कोच्चि केरल में। तो आपको जानते क्या याद करना पड़ेगा? इसके सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, काम राजरज पत्तन कहाँ पर? तमिलनाडु याद रखिएगा। और बीओ चिदम्बरनार पत्तन तमिलनाडु, ये तूतीकुड़ी तमिलनाडु, ये याद रखना पड़ेगा। दीनदयाल गुजरात वाला याद रखिएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता। बस मुरगांव याद रखिएगा। मुरगांव कहाँ है? गोवा में। यही, और सब नाम से ही है, उसको नहीं याद करना है। ठीक है, जो नाम से रहेगा उसको नाम वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, कहाँ पर है कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, बस वो तो सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा पत्तन 19वें स्थान पर रहा है? तो भारत का जो विशाखापट्टनम पत्तन है ये 19वें स्थान पर रहा है, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए पहले स्थान पर। 2025 तक बाढ़वर पत्तन की अनुमानित कंटेनर क्षमता क्या होगी? 35 तक, सॉरी, 2035 तक तो कितना होगा? 15 मिलियन। ठीक है, टीयू। तो कितना? 15 मिलियन। अब देखिए
भारत में महापत्तनों का कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा अधिनियम है जो महापत्तनों को नियंत्रित करता है? तो ये है मेजर पोर्ट अथॉरिटी 2021। ठीक है, ये है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स में लगातार पहले स्थान पर कौन सा पत्तन बना रहा? तो ये चाइना का है, यांगसान पत्तन चाइना का है। यही लगातार दूसरे स्थान पर पूरे वर्ल्ड में, यांगसान पोर्ट चाइना, यही कंटेनर इंडेक्स में लगातार पहले स्थान पर बना रहा पत्तन। ठीक है, अब देखिए, बाढ़वड़ पत्तन को किस के विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका विकास का उद्देश्य क्या? पत्तनों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, मतलब ज्यादा कंटेनर आए जाएं। ठीक है, यही कैपेसिटी टू इनहेंस ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ पोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, बाढ़वड़ पत्तन के लिए स्थापित विशेष परियोजन वाहन नाम क्या है? इसका क्या है? बाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी के तहत बन रहा है, इसी में। ठीक है, देख रहा है ये। जैसे बाढ़वड़ पत्तन के लिए पत्तनों के विकास की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है इसका मुख्य कारण, क्यों बनाया जा रहा है? तो मौजूदा पत्तनों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, किस सरकारी निकाय को बाढ़वड़ पत्तन की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। कितने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ठीक है, अभी किस वर्ष तक बाढ़ और पत्तन की कंटेनर क्षमता 23.9 मिलियन टीयू बढ़ाने का अनुमान है? तो किस वर्ष तक? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2040 तक। तो 2040 तक ये क्या है, इसकी क्षमता जो है 23.9 मिलियन टीयू बढ़ाने का अनुमान है। ठीक है, 130, बस इतना ही क्वेश्चन आज। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी आप प्लीज, आप सब क्या करेंगे, बेल आइकन दबा लीजिए। लगभग 1 से 2 दिन के अंतराल में आता रहेगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगता है, पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसीलिए आपसे कहता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा, तो मैं हमेशा आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो अब इसका एक पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, लगभग 2 से 3 पार्ट में हम राष्ट्रीय पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, एक में नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, पीपीटी उतना नहीं बन पाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए, कल कल या परसों में एक दूसरा पार्ट आ जाएगा। ऐसे आपके पेपर तक पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और टेलीग्राम ज्वाइन करके इसको क्विज के फॉर्म में करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।